ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक कूटनीतिक अभियान और सामरिक आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब कूटनीतिक ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। भारत ने इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर डिप्लोमेसी शुरू की है और इसके लिए सांसदों की अलग अलग टीमें दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर भारत के पक्ष से उनको अवगत करा रही है। दूसरा पहलू यह भी है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में अब बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। भारत का रक्षा निर्यात पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन दोनों विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार अंशु जोशी और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंशु मैम, आपसे शुरू करते हैं। जो सांसदों का दल अलग अलग देशों में गया है, कुल मिलाकर अगर हम इसको पॉइंट्स में समझने की कोशिश करें तो 5 पॉइंट हैं जिसको भारत इस कूटनीतिक पहल के तहत दुनिया के सामने रखना चाहता है, जिसमें आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, पाक आतंकवाद का समर्थक है ये भी हम दिखाना चाहते हैं। भारत ने जो पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की है वो बहुत जिम्मेदार तरीके से की है और बहुत संयमित होकर की है। आतंकवाद के खिलाफ विश्व एकजुट हो, भारत ये भी संदेश देना चाहता है। और पाकिस्तान को लेकर हमारी क्या नीति है, क्योंकि अब एक बदला हुआ दृष्टिकोण भारत अपना रहा है अपने पड़ोसी मुल्क के लिए। अब जब इस डेलीगेशन को गए कुछ समय हो चुका है, कैसी देखती हैं आप भारत की इस कूटनीतिक सफलता को? हमारी विदेश नीति में हमने हमेशा पंचशील के सिद्धांतों का, किसी पर भी हम आक्रामक न हो, किसी की सीमाओं का अतिक्रमण ना करें, इस प्रकार के शील का हमने हमेशा पालन किया। आतंकवाद का हम हमेशा विरोध करने वाले देश रहे हैं, लेकिन ये देखना बड़ा दुखद रहा कि विगत 22 अप्रैल को किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में मासूम जो टूरिस्ट थे उन पर हमला कराया और वो धर्म विशेष पूछकर और उसके बाद जिस प्रकार का ये आतंकवादी हमला किया गया, इसका वैश्विक कम्युनिटी में हमने एक रोष देखा। तो भारत ने इसमें 2 pronged अप्रोच अपनाई। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परचम लहराते हुए पाकिस्तान के अलग अलग आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और बड़े प्रिसाइजली उन सभी को ध्वस्त किया। हमने किसी सिविलियन या पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। अब इसमें दूसरा जो डायमेंशन है वो कूटनीतिक स्ट्राइक का है। पहली बार भारत ने इस प्रकार की कूटनीतिक स्ट्राइक भी पाकिस्तान के अगेंस्ट की, जिसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा हमने कॉन्सुलेट्स की संख्या अब धीरे धीरे अब कम करने की हमने बात की। इसके साथ साथ हमने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया और वो निर्णय ये था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलाया जा रहा था, तो उसका सही तरीके से सामना करने के लिए हमने एविडेंसेस के साथ 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाए, जो अलग अलग हमारे लाइक माइंडेड नेशन और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो हमारे सहयोगी देश हैं उनकी यात्रा करने के लिए हमने भेजे, जिसमें हमारी ये डेलीगेशन अलग अलग पार्टीज से थे। इसमें 59 सदस्य हैं, 31 इसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इसमें 20 ऐसे भी राजनीतिज्ञ हैं जो अभी एनडीए का पार्ट नहीं है। और इसमें फिर हमने देखा कि कैसे अलग अलग जियो स्ट्रेटेजिकली और भौगोलिक सीमाओं को कवर करते हुए, जैसे पहला ग्रुप है तो वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर। दूसरा ग्रुप जो है वो यूके, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली और यूरोपियन यूनियन के देशों की यात्रा। तीसरा ग्रुप जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा। चौथा ग्रुप जो है वो लाइबेरिया, कांगो, यूएई और सिएरा लियोन की यात्रा पर है। 5वां ग्रुप जो है वो अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील एंड कोलंबिया, मतलब जो हम अमेरिकाज वाला रीजन देखते हैं वहां की यात्रा पर। 6ठा ग्रुप स्पेन, ग्रीस,
स्लोवेनिया, लातविया और रशिया की यात्रा पर है। और 7वां ग्रुप जो है वो इजिप्ट, कतर, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के जो वहां के प्रतिनिधि हैं और नेता हैं उनसे मिल रहा है। इसके माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं कि हमारा एक ग्रुप जो जाकर के जापान और यूएई के लीडर से मिला, तो वहां से हमें बढ़िया सा एक समर्थन मिला। वहां से हमको इस प्रकार का एक अनवेवरिंग सपोर्ट आया अगेंस्ट टेररिज्म। वहां के जो हेड्स हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर बहुत अच्छा काम किया और आतंकवाद जैसा जो ये एक कंसेप्ट है इसको बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे जब हमने जा करके इन अलग अलग तमाम देशों में जब हम एविडेंसेस रख रहे हैं, हम जब वहाँ के लीडर्स के साथ, प्रतिनिधि मंडलों के साथ बात कर रहे हैं, हम उनको पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान विगत 1947 के बाद से तमाम इन वर्षों में भारत की किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो फिर इस बार ये एक अलग प्रकार की, इसको मैं स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कहूंगी, जिसके जरिए वैश्विक मंच पर अब ये समझाना भारत चाह रहा है और उसे सफलता भी मिल रही है। जो पाकिस्तान जैसे देश हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवाद को पल्लवित पोषित करते हैं, उनके लिए भारत सिर्फ एक बायलैटरल लेवल पर नहीं, बहुपक्षीय स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए और ऐसे देशों को कंडेम किया जाना चाहिए, ऐसे देशों पर सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए ताकि आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद किया जाए। जी बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव, आपसे समझना चाहेंगे कि जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात होती है तो हम बेसिकली आयात और निर्यात के आंकड़े देखते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड उच्चतर स्तर है और 2023-24 की तुलना में यह 12.04% की वृद्धि भी है। अगर रक्षा उत्पादन की बात करें, वो भी घरेलू रक्षा उत्पादन की, तो ये 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 10 साल में इसमें 174% की वृद्धि हुई है। निर्यात पोर्टफोलियो में बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर 228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तीव्र गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के वजन वाले टारपीडो शामिल हैं। ये आंकड़े बहुत बढ़िया लगते हैं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, लेकिन वैश्विक चुनौती के संदर्भ में आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े हैं क्या भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं? जो फिगर्स दिए हैं वो एक बहुत क्वांटम जंप है। पहले जैसे कहते थे 2013-14 से पहले 65% जो है वो हमारा सैन्य सामान इंपोर्ट होता था और आज हम 65% अपने आप बना रहे हैं। उसके बरखिलाफ हम 100 से ज्यादा कंट्रीज को, जैसे आपने बताया, तकरीबन 24,000 करोड़ का सामान बेच रहे हैं, जिसमें जो खास कंट्री है उसमें यूएसए भी है, फ्रांस भी है, आर्मेनिया भी है। जैसे अभी देखा है आपने कि हमारी जो सैन्य शक्ति की अभी ब्रह्मोस मिसाइल थी जो हम रशिया के साथ मिलकर बना रहे हैं, वो फिलीपींस ने तो ले ही लिया। उसके साथ साथ इंडोनेशिया के भी प्रेसिडेंट इस बारी 26 जनवरी में आए थे चीफ गेस्ट, क्योंकि उनको ब्रह्मोस खरीदी थी। और वियतनाम में भी इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये जो अभी हमने जो वेपन्स टेस्ट किए हैं और उधर चाइना के वेपन भी टेस्ट हुए थे, देखा है कि इंडियन वेपन्स ने एक तो चाइनीज वेपन्स को सारा बर्बाद कर दिया और उनके जो है जितने भी इक्विपमेंट थे, जैसे JF-17 फाइटर, दूसरा PL-15 मिसाइल, उनके कई तरह के ड्रोन्स थे और इनका जो HQ-9 सिस्टम था सब अस्त ध्वस्त हो गया। जबकि हमारा आकाश मिसाइल जो कि टोटल आत्मनिर्भर भारत की है, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक नेटवर्क होता है जो कि मिसाइल सिस्टम्स और हथियार सिस्टम्स को कंबाइन करता है। फिर D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो पहली बारी हुआ था, वो सब टेस्ट हुए हैं। और कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूं, जैसे लॉइटरिंग एम्यूनिशन होता है जो फायर एंड फोगेट कहते हैं, उसमें स्काई स्ट्राइकर जो कि एक इंडिया के बेंगलोर का स्टार्टअप है, ये जो है इसको किलर ड्रोन कहते हैं। इसके नीचे 5 से 10 kg का एक्सप्लोजिव होता है, 100 किलोमीटर तक दूर जाता है और ये एक बेसिकली स्टार्टअप है। दूसरा जो आपने देखा है, इसमें हमारा जो हरूप लॉन्ग रेंज जो किलर ड्रोन्स थे जो हम इजराइल से मिलकर बना रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। साथ ही साथ मिसाइल में तो हमने पाकिस्तान की घुटने टिका दिए। जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री ने बोला था कि ब्रह्मोस का असर अगर आपको मालूम नहीं है तो पाकिस्तान से जाके पूछिए। उनके 11 जो एयर बेसिस थे, कल भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे
कि वो आईसीयू में पड़े हैं, अभी 15-20 दिन हो गए हैं, वो एयरफील्ड अभी उनके जागरूक ही नहीं हुए हैं। तो इस तरह की ब्रह्मोस मिसाइल ने, जो कि स्ट्रेंथ है और ये सबसे बड़ी बात है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की अलग अलग है, तीनों तरह से फायर हो सकता है। तो ये जो है, और इसकी रेंजेस भी अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है, और कई चीजें हैं। बराक 8 मीडियम सैम जो है सरफेस टू एयर मिसाइल, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। ये जो आपने देखा है कि जो एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम थे, उनके 500 से 600, जिसमें ज्यादातर टर्किश ड्रोन थे जिनका डंका बज रहा था रशिया यूक्रेन वॉर में, वो हमने 500 से 600 बर्बाद कर दिए, एक भी अंदर नहीं आ पाया। और साथ ही साल आपको सबको मालूम है, हमें आकाश मिसाइल जो टोटल इंडिजिनस है, भारतवर्ष की बनी हुई है, उसने कहर मचा दिया था पाकिस्तान के मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट में। ये भी बताया गया GF-17 एयरक्राफ्ट भी उनके बर्बाद ही हैं। और जब ब्रह्मोस फायर हुए 11 बेसिस पे, तब तो बिल्कुल ही यहाँ तक घुटने टिके कि एक तो जो नूर खान में था, नूर खान सबको बताना चाहता हूँ कि रावलपिंडी के पास है, वो सबसे बड़ा VIP एयरबेस है, जहाँ इनका सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स बेस भी है, एयर रिफ्यूअल्स भी हैं, और वहीं से इनका न्यूक्लियर कमांड भी सारा वहीं से होता है। वो भी बर्बाद कर दिया। तो भारतवर्ष ने तो हमेशा ही बोला था कि भाई, हम एक बारी हमने आपके 9 टेररिस्ट कैंप्स बर्बाद किए हैं, इसके बाद अगर आप हमारे पे फायर नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा रिटेलिएटरी एक्शन था, पर जैसे पाकिस्तान की आदत है, माना नहीं। पर अंत में जब उसको बिल्कुल हार लगने लगी, तब उसने हाथ खड़े कर दिए कि अभी ये सारे वेपन्स जो हमारे हैं, ये सारे टेस्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल, भारतीय सेनाओं के पराक्रम की चर्चा दुनिया भर में है, और उसी तरह सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल है, वो दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत क्या लक्ष्य हासिल करना चाहता है उसकी चर्चा कर रहा है। पनामा सिटी में शशि थरूर ने कहा कि हमने इंतजार करने के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। We waited to see whether the Pakistan government would take any action against the perpetrators of this terrible crime. When nothing clearly was being done, 2 weeks later, on the 7th of May, we attacked known headquarters of terrorist bases inside Pakistan. We had no interest in starting a war, but we felt that the terrorist actions could not go unpunished. So we conducted very carefully calibrated, precise strikes on 9 locations of terrorist organizations that are already listed by the United Nations Sanctions Committee. It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. अंशु मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो प्रतिनिधि मंडल खासकर मुस्लिम देशों की यात्रा पर गए हैं, वो मुस्लिम जगत को ये बताना चाहते हैं कि ये महज 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि वैश्विक आतंकवाद की बड़ी चुनौती का ये हिस्सा है, जिसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं, अगर वैश्विक कूटनीति के नजरिए से देखें, तो मुस्लिम देशों को जो भारत मैसेज देना चाहता है इस डेलीगेशन के माध्यम से, उसका कितना बड़ा प्रभाव आने वाले वर्षों में नजर आ सकता है? जब हम मुस्लिम देशों की बात करते हैं तो हमारी नजर सीधे पश्चिम एशिया की ओर पड़ती है, खाड़ी देशों की ओर पड़ती है, और फिर हम देखते हैं कि इन देशों के साथ भारत के किस प्रकार से, यदि हम इतिहास में झांक करके देखें तो लंबे वर्षों के सांस्कृतिक संबंध रहे, लेकिन अभी हाल फिलहाल का जो एक सिनेरियो, हम जिसको जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो कह सकते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक और हम देख रहे हैं कि कैसे इजराइल और हमास के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। इसमें हमने ये देखा कि पीछे कैसे ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, लेबनान और सीरिया के साथ किस तरह से इजराइल के अगेंस्ट उसने प्रॉक्सीज को एक्टिव किया। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा अमेरिका का किस प्रकार से एक रोल इस पूरे मामले में चल रहा है। ISIS को देखें, वो किस तरह से फंडिंग के लिए यहाँ पर निर्भर हैं। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहती हूँ, ये जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, यहाँ पर भी ये तमाम जो जिहादी आतंकवादी संगठन हैं, इन्होंने नार्को टेररिज्म के लिए यहाँ ड्रग कार्टल्स के साथ मिलकर अपने हेडक्वार्टर्स बनाकर ये एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्पोशन बना है, जिसमें कि ड्रग कार्टल्स और आतंकवादी संगठन मिलकर एक अलग ही प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं, और इसका
फिर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पीस पर निश्चित तौर पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। खैर, आपके प्रश्न के जवाब पर आऊंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये एक पूरा आतंकवादी संगठनों का जो राजनीतिक उद्देश्य है, पाकिस्तान जिस राजनीतिक उद्देश्य के साथ इन तमाम आतंकवादी संगठनों को पालता पोसता है, वहां ये सब फिर ये मिल जाते हैं। तो ये बड़ा एक जो हमारा डेलीगेशन खाड़ी देशों की यात्रा पर गया है, उनके लिए ये बहुत क्रिटिकल है इन देशों को ये समझाना कि आतंकवाद किसी का नहीं होता, और जिन आतंकवादी संगठनों को या जिन प्रॉक्सीज को यदि इनमें से कोई भी देश आगे बढ़ाता है या आज सहायता करता है, तो कल उनका भी हाल बेहाल होना है। और यदि मैं कूटनीतिक दृष्टि से देखूं तो इनमें से अधिकांश देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। तो एक कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो इनमें से कई देश भारत के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर साथ काम कर रहे हैं। तो आतंकवाद का जब ये मामला आता है तो इसमें फिर ये आवश्यकता है कि धर्म को कहीं परे रखकर आतंकवाद को एक प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में रखते हुए इन देशों को ये समझना चाहिए कि इन आतंकवादी संगठनों को किसी भी प्रकार की पनाह या इनको किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाना आगे चल के इनके स्वयं के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करेगा। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के तहत दक्षिण अफ्रीका गई सुप्रिया सूले ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद की कीमत पर यह नहीं हो सकता है। So we are deeply pained by it, but I appeal to every Indian citizen here that you must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव, अमेरिका में भी मेड इन इंडिया के चर्चे हैं। मेड इन बिहार के जूते अब रूसी सेना के साजो सामान का हिस्सा है, जो ये बताता है कि भारत के उच्च विनिर्माण मानक कितने पुख्ता हैं। आपने तमाम तरह की मिसाइलों की चर्चा की। AMCA को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये 2030 तक बन जाएंगे, जिससे राफेल पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब रक्षा के क्षेत्र में भारत इस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाता चला जा रहा है, इसके पीछे के बदलाव का मुख्य कारण क्या मानते हैं? अब हम कुछ ऐसी तकनीक बना रहे हैं कि दुनिया हमसे खरीद रही है, 100 से ज्यादा देश, उसमें अमेरिका भी शामिल है। भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है 2013-14 में आई थी, और प्रधानमंत्री जी ने जैसी पदभार संभाला तो सितंबर 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का घोषणा की थी, जिसमें एक डिफेंस में मेक इन इंडिया का था। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब हमारी राजनीति है या कूटनीति है या आर्थिक है या सैन्य, हम किसी के दबाव में नहीं काम करते। सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता की जरूरत है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि जब क्राइसिस होगी, जब सप्लाई लाइन बंद हो जाएंगी, जैसे अभी चल रही हैं, रशियन इक्विपमेंट हमारे पास आ ही नहीं रहा है। अगर आपने देखा रेड सी में क्या हो रहा था, वहां से हमारे पास इजरायली इक्विपमेंट नहीं आएगा। तो जब क्राइसिस होगी तब हमारे को जो हमारी चीज है वो मिलेगी नहीं, तो हम कब तक वेट करेंगे। दूसरा है कि अप्रिपेयर्डनेस। हमारा कुछ इक्विपमेंट रशिया का है, कुछ अमेरिका का है, कुछ इजराइल का है, कुछ यूरोप का है, जिसमें मुख्य आपने बताया कि हमारे राफेल भी फ्रांस के हैं। अब ये खिचड़ी सी पकी हुई है, तो इसमें मेंटेनेंस के और लॉजिस्टिक्स बहुत इशू आते हैं। अगर हम अपना बनाएंगे, पहली बात तो हम अपनी टेरेन, अपने क्लाइमेट, अपनी लड़ाई करने की तरतीब से बनाएंगे जो हमें चाहिए। अभी हम उनका बनाया हुआ इक्विपमेंट अपने कंडीशन में लगा रहे हैं। दूसरी, उनकी मेंटेनेंस और लाइन्स बहुत होती है। तीसरा है जो आर्थिक स्थिरता वाली बात है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आप देखिए, हम अपनी इंडस्ट्री को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यूपी में आ गया है, तमिलनाडु में आ गया है। उसके आने से हम अपनी इंडस्ट्रीज को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, स्किल इंडिया को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, जॉब क्रिएशन कितनी कर रहे हैं और कितने स्टार्टअप आ रहे हैं, आप यकीन कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आजकल का युद्ध जो है वो भी टेक्नोलॉजी पे है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो अगर हम दुनिया के 4थे नंबर पे हैं इस वक्त इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए हमारी अगर डिप्लोमेसी को स्ट्रांग होना है तो हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति बहुत बढ़नी चाहिए, जिससे कि हम बोलें तो लोग समझे, क्योंकि हम एक वजन से बोल रहे हैं। इस वक्त देखा है आपने, हमने
पाकिस्तान को घुट्टी टिका दी है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अनाउंस कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बारी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने खाली HAL को नहीं दिया है, उन्होंने बोला कोई भी आ सकता है, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री है या मिलजुल के भी आ सकते हैं। तो हम अपना जो डिफेंस को है, वो जो हमारी पहले इनकी जो मोनोपोली थी वो तोड़ रहे हैं। इंडियन डिफेंस सर्विसेज के जो एक्ट था, वो जो पास हुआ था, उसको जो ट्राई सर्विसेज एक्ट था, उसके कल रूल्स भी पब्लिश हो गए, वो इफेक्टिव 27 में है। दिस मीन्स हम बढ़ रहे हैं थिएटराइजेशन की तरह, जॉइंटनेस की तरह। और इसमें जैसे आपने देखा CDS हो गया, करीब 4-5 साल से CDS आ गए हैं। CDS के आने से तीनों सर्विसेज की जॉइंटनेस आ गई है और ये रूल्स अब बन गए हैं। तो आने वाले आप तरीकों में देखेंगे, जैसे अभी एयर डिफेंस जो कंट्रोल सिस्टम था, ये आर्मी और एयरफोर्स का इंटीग्रेट हुआ, तभी हमने इतनी सिनर्जी इन ऑपरेशन अचीव की। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे को R&D में, रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी, कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच भी आतंकवाद की लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। You can go on Google and search. In February of 2025, in Pak-occupied Kashmir, the Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son's speech is there. I have heard that speech. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी. His statement is there in which he gave in February 2025. Now, what does that clearly tells us is that yes, they have done it. And lastly, what our foreign secretary had said in the briefing, that the intention was not only to disrupt the tourism in Kashmir, but to also create communal differences in India. All of us have told, especially our chairman has told the Prime Minister, that Pakistan must be brought back in FATF grey list. Now, what is the importance of FATF grey list? Is that there will be huge scrutiny on that nation when you do money transactions. And it is a fact that Pakistan uses Middle East, hawala or money laundering to sponsor terrorist groups against India. और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है। अंशु मैम, अगर उनके इस वक्तव्य से ही आगे बढ़े तो ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो दुनिया भर के देशों में जा रहा है, वो ये भी संदेश दे रहा है कि राजनीतिक विचारधाराओं के भिन्नता जरूर है भारत में, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एकजुट हैं। और इससे कहीं ना कहीं उन देशों को कड़ा संदेश जाएगा जो चोरी छिपे भारत में अपने जासूसों के जरिए यहां से गुप्त जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं। पहलगाम अटैक के बाद ये देखना बड़ा दुखद रहा कि किस तरह से कुछ देश के ही गद्दार हैं, गिरफ्तार भी किया गया। ये दूसरे देश के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर हमारे देश की बहुत संवेदनशील खुफिया जानकारियां दूसरे देश के साथ साझा कर रहे थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश में इस प्रकार की स्थितियां ना भी हो तो भी जाकर के दूसरे देशों में एक एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। ये अपने आप में सरकार के लिए एक और चुनौती थी। इस पूरे एपिसोड में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जिस प्रकार से सामना हमारी शौर्यवान सेना ने किया, वो तो सीधे सीधे पूरे विश्व को दिखाई पड़ा। लेकिन जो ये आंतरिक इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो भारत की अस्मिता को, अक्षुण्णता को चुनौतियां और खतरा पहुंचाते हैं, तो फिर ये जो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है जिसमें 59 के करीब सदस्य हैं, 31 पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो NDA से हैं, 20 ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो दूसरी पार्टी से हैं, यही संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जब आतंकवाद की लड़ाई की बात आती है, जब हमारे देश की अस्मिता की बात आती है, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, तो तमाम राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर हम सभी साथ खड़े हैं और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और आतंकवादी संगठनों को पनाह देने वाले लोग, समूह या देश, इनको भारत एक नजरिए से देखता है। एक बड़ा कड़ा संदेश जो है ये तमाम जो डेलीगेशंस गए हैं इनके माध्यम से भारत पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के तहत यूरोप गए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमने लड़ाई की शुरुआत नहीं की, आतंकी घटनाओं के तार दुनिया भर में जहां भी हमले होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और हमारा संदेश यही है कि भारत आतंकवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा अपना कड़ा रवैया अपनाए रखेगा। Today is not the occasion to rejoice. We have come
with great degree of pain and agony. But also there is a resolve that India will stand together in the fight against terrorism and tell the world that India is indeed united. Pakistan became a country in 47, the first war in 48, the second war in 1965, the third war in 1971 when Bangladesh was created, and the fifth war was Kargil. All these are recognized wars. I just remember one thing very particularly and I want you to convey. हिंदुस्तान ने कोई भी लड़ाई शुरू नहीं की थी. India had not started any war. Why so? Because you have a civilizational heritage, na? Why India? Attack happened in France. You all know it very well. In Paris, in Marseille. Attack happened in Belgium. Attack happened in Germany. Attack happened in London. Attack happened in New York. And in all these attacks, Pakistan has a very, very significant role to play. 52 designated terrorists are from Pakistan by the UN. अंत में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव, आप कह रहे थे आत्मनिर्भरता में बहुत चुनौतियां हैं. उन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या रोड मैप है भारत सरकार के पास? इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता. जैसे छोटे से छोटी चीज हो तो इसमें ये बात देखने वाली है. तो जो चुनौतियां जो हैं, पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. दूसरा जो है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जो फॉरेन कंट्रीज है तो वो हमारे को ढंग से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी. दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन पाइपलाइंस में उनको कई बार इंटीग्रेशन नहीं हो पाती. वो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन इंडिजिनाइजेशन एंड और प्रिपेयर्डनेस. जी हां, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की कूटनीतिक सफलता पर आकाशवाणी संवाददाता की ये रिपोर्ट भी सुन लेते हैं. ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयास के तहत जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक प्रयास के तहत प्रतिनिधि मंडल ने अब तक जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया है. प्रतिनिधिमंडल ने अंतर संसदीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष और इंडोनेशिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक किया. इंडोनेशियाई पक्ष ने बताया कि वे आतंकवाद की निंदा करते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत में विश्वास करते हैं. उन्होंने भारत के जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण का समर्थन किया. प्रतिनिधिमंडल ने आसियान के महासचिव से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि वे आतंकवाद के सभी रूपों और सभी कृत्यों की निंदा करते हैं. डीएम के सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का ग्रीस में एक ग्रीक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वागत किया. इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भारत के साथ खड़े होने और आतंकवाद की निंदा करने के लिए ग्रीस को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद केवल भारतीय धरती तक ही सीमित नहीं है. संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस के विदेश मामलों के उप मंत्री से भी मुलाकात की. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति की अध्यक्ष स्टेफनिया क्रेक्सी के साथ बैठक की. बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में एक और प्रतिनिधिमंडल का सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने स्वागत किया. शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक और बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद सीरा लियोन के लिए रवाना हो गया है. वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल व्यापक बातचीत के लिए रोम पहुंच गया है. अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली. तो आज की चर्चा में इतना ही. अंशु मैम आपका और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सर आपका बहुत बहुत आभार. धन्यवाद और जय हिंद. नमस्कार. अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक कूटनीतिक अभियान और सामरिक आत्मनिर्भरता पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.